कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में, मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिरीष गौतम और मेरी पहचान मेरा पंतनगर का आईडी नंबर 26904। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप प्रेजेंट्स स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप, an agricultural company, adding value, building trust. To know more about our title sponsor, please visit www.indoingroup.com. दोस्तों, हम हर हफ्ते आपको मिलवाते हैं पंतनगर के चमकते हुए सितारों से। इसी कड़ी में आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एक खास पर्सनैलिटी को, जो कि 1970 बैच के एग्रीकल्चर ग्रेजुएट और 1973 बैच के पीजी है पंतनगर से। He is on the prestigious board of banks, insurance companies, NBFCs, venture funds, MSME, and corporate advisories. He is also the director of NABARD, APL Apollo Limited, GVFL, Rockland Finstock Private Limited. इसके साथ साथ आप केयर रेटिंग्स लिमिटेड के चेयरमैन भी रहे हैं। आप इंडियन ओवरसीज बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं श्री अनिल बंसल जी का। सर, आई एम फीलिंग वेरी मच डिलाइटेड। और सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि मैं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के सामने बैठा हूं। और लिसनर्स, आप लोग सोचिए कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के सामने बैठकर उनसे मैं क्या सवाल पूछ सकता हूं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं आपसे सवाल पूछूं या आपकी इस चमक से, इस रोशनी से मैं नहा लूं। तो वंस अगेन सर, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। Thank you, Shirish, for inviting me to connect on this program, the Stars of Pantnagar. I'm extremely delighted that I'm part of this show today. And सबसे पहले मैं प्रणाम करूँगा, सलाम करूँगा पंतनगर को, जहाँ से मेरी ज़िंदगी का एक सफ़र शुरू हुआ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के साथ में कनेक्ट करके। और मुझे लगता है कि जो मैं जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा आप सबको पसंद आएगी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी ऑडियंस में कौतूहल तो होगा कि श्री अनिल बंसल जी की जर्नी कहाँ से शुरू होती है, किन किन राहों से होकर गुजरे हैं सर आप। कुछ माइलस्टोन तो होंगे सर। लाइफ की जर्नी की शुरुआत करने का समय आया तो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे, लेकिन ऑप्शंस तो ज़रूर थे। पंतनगर का एक नाम था और उस नाम के ज़रिए बड़ा रास्ता आसान हो जाता था कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। और बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो एमर्जिंग सेक्टर था। 1969 में आप लोगों को याद होगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और बैंकों के नेशनलाइजेशन होने के बाद बैंकों की जिम्मेदारी ये थी कि एग्रीकल्चर फाइनेंस बढ़ाएं। रूरल एरिया में बैंकों की ब्रांचेस ओपन होने का एक शुरुआत हो चुकी थी अच्छे तरीके से। और हम तो 1976 की बात करते हैं, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैंने पीएचडी छोड़ के नौकरी करने का एक मन में विचार बनाया था। मैंने अप्लाई किया बैंकों में। यूनियन बैंक का बहुत जल्दी से एक प्रोसेस हुआ, एक रिटन एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, मैंने क्लियर किया। मुझे रूरल पोस्टिंग एक आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक ठेकमा गांव में मिली। और जब मैं लोन छोटे छोटे बांट रहा था तो उसी दौरान टेंट लगा के बाकायदा जो गांव के लोग आते थे उनके लिए हम लोगों ने सुविधा की थी। और मैं देखता था 2-3 दिन से एक आदमी आता था, बैठता था और चला जाता था। लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन मैंने उससे पूछा, तीसरे दिन, कि आप क्यों आते हो और क्या काम है। तो उसने मुझे बताया कि उसका फादर है जो बहुत ओल्ड एज का है और उसने कहा कि मेरा बुढ़ा है और उसने रेडियो में सुना है कि बैंक से भैंस का लोन मिलता है और उसकी इच्छा है कि मैं भी वो आपके यहाँ से बैंक से लोन लूँ। तो मैंने कहा ठीक है, और उसकी सब रिक्वेस्ट लेके प्रोसेस करके उसको लोन देके वो चला गया। करीब 2 महीने बाद की बात है, मुझे याद है एक दोपहर को वो आया, अपने हाथ में एक बाल्टी थी जिसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था, उसने मेरी टेबल पर रखा और मेरे पैर छूने के लिए कोशिश करने लगा। मैंने कहा क्या हुआ। उसका नाम था सोबरन यादव। उसकी आंखों में आंसू देखे मैंने
और उसने मुझे बताया वो बुढ़ा चला गया। और उसकी बात सुन के 1 मिनट तो मैं चुप हो गया। सोच रहा था कि अगर मैं उस दिन इसको नहीं पहचान पाता तो शायद आज उसकी मन में इच्छा रह जाती। लेकिन इस हादसे ने मुझे एक बड़ी लर्निंग दी, जो मेरी लाइफ में मेरी आखिरी लर्निंग, वो जो इस हादसे ने मुझे एक लर्निंग दी कि अगर आपके दरवाजे पे कोई आता है, कोई डोर स्टेप पे आपके आता है, हमको उसकी बात ज़रूर सुननी चाहिए और उसकी बात सुन के कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको पॉजिटिव माइंडसेट लेके उसका काम कर सकें। बैंक में मुझे बहुत अच्छे चैलेंजेस मिले, जो अलग अलग जगह पे मैं रहा। मुझे याद है कि मेरे प्रमोशन होने के बाद एक गांव की ब्रांच है सिसौली, जो शामली के पास है, और वहाँ महेंद्र सिंह टिकैत जो एक किसानों के नेता थे, उन दिनों चरम सीमा पे थे। उनकी टिकैत साहब की उन दिनों छवि बहुत एक एजिटेटेड लीडर, फार्मर्स लीडर की थी। कोई भी आदमी, शायद गवर्नमेंट भी उनके साथ बड़ा संभल के अपना संबंध रखती थी। और उस गांव में ब्रांच में काफ़ी इश्यूज थे, और मुझे याद है कि गांव वाले कुछ पता नहीं क्यों एक दिन ब्रांच मैनेजर का पुतला जलाते थे और एक दिन अकाउंटेंट का एक एजिटेशन होता था। और जब मुझे मेरे प्रमोशन पे जनरल मैनेजर ने पोस्ट वहाँ किया तो मुझे बड़ा धक्का लगा कि इतना अच्छा काम करने के बाद मुझे क्यों वहाँ भेजा। लेकिन बैंक की एक रिक्वायरमेंट थी। मुझे मेरे जीएम खम्बाटा साहब ने कहा कि आई नो यू विल बी एबल टू मेक इट गुड। और यकीन मानिए कि कुछ दिनों बाद उस ब्रांच में मैंने सब कुछ उन टिकैत साहब से भी मिला, लोगों से भी मिला, और वो ब्रांच एक बहुत अच्छी ब्रांच हो गई, विच वॉज बैक टू द बिजनेस विदाउट एनी प्रॉब्लम। मैंने ये सीखा ज़िंदगी में कि अगर आप कुछ समस्या आती है उसको समझें और उसका सलूशन ढूंढें, सबके साथ बात करें, सबको अपनी टीम में साथ रखें, तो जीवन बहुत सरल भी होता है, आसान भी होता है और सॉल्यूशंस भी आते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ, कद बड़ा नहीं करते, एड़ियाँ उठाने में ऊंचाइयाँ मिलती हैं सिर झुकाने से। और इन सब जर्नी के बाद मुझे दिल्ली में एक नॉर्थ इंडिया का इंचार्ज बना के जनरल मैनेजर बना मैं यहाँ। और 2010 में फिर जब प्रमोशन का प्रोसेस हुआ तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन ओवरसीज़ बैंक का नियुक्त किया, जो 2010 में सितंबर में मैंने ज्वाइन किया वहाँ। मुझे बड़ी खुशी हुई चेन्नई में, जब मैं उससे पहले मैंने कभी साउथ इंडिया में काम नहीं किया था। तो यूनियन बैंक की जर्नी यहाँ जो लगभग 33 साल रही मेरी, वो ख़त्म हुई और यहाँ से मेरी नई जर्नी की शुरुआत हुई। थोड़े ही दिन लगे मुझे इस बैंक को समझने में, और चूँकि उस वक़्त मेरा रोल एक अलग रोल था। When you are at the top of the bank, people are looking at you and you have to direct them, give them that direction and they will do what you want। और उस दौरान स्ट्रैटेजी बनाना, बैंक में उस टॉप लेवल पे गाइड करना अपने चेयरमैन के साथ, मैंने 3 साल वहाँ पे बिताए। मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आई वॉज वन ऑफ द, एज इफ आई एम ए वेरी ओल्ड पर्सन इन दिस बैंक, पीपल एक्सेप्टेड मी and I was a guiding force to them। शिरीष, मैं बताना चाहूँगा 2013 में रिटायर होने के बाद मैं दिल्ली आ गया सेटल होने के लिए। और दिल्ली में आने के बाद सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, और मुझे कुछ मौके मिले, अपॉर्चुनिटी मिली, और 2 एक बहुत अच्छे बोर्ड मुझे मिल गए जिसमें मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह से नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। एक तो था केयर रेटिंग, जो क्रेडिट रेटिंग एंड एनालिसिस एक लीडिंग रेटिंग कंपनी है इंडिया की, और दूसरी HSBC जो बैंक है उसके साथ में HSBC, OBC और कैनरा बैंक इंश्योरेंस कंपनी। इन दोनों कंपनियों के बोर्ड में मैं आया, और मुझे याद है कि शायद 2014 मार्च या कुछ इस तरह की बात है, जब पहली बोर्ड मीटिंग हुई केयर रेटिंग्स की, मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया, इंडक्ट किया, और टू माय सरप्राइज आई वाज मेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द केयर रेटिंग्स दैट डे itself। So that was a pleasant surprise, and it was a very big achievement according to me post retirement। And I took up this assignment as an independent director। My role was to lead the board and do whatever was required to do। And same way मैं HSBC इंश्योरेंस कंपनी जो है, जिसको चॉइस बोलते हैं, कैनरा, HSBC, OBC इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उनके बोर्ड पे रहा
कुछ जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने निभाई, और उसके साथ साथ मुझे और भी मौका मिला कुछ बोर्ड में आने का। और उन बोर्ड में जैसे एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी, होम फाइनेंस कंपनी है, उसमें रहा मैं। फिर IFCI दिल्ली में है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बोर्ड जो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने का मौका दिया, वो था नाबार्ड का। नाबार्ड जो एक नेशनल बैंक है, जहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान का एक अपेक्स बैंक मैं कहूँगा रीफाइनेंस के लिए। और एक टाइम मेरी इच्छा थी जब मैं पंतनगर से पढ़कर आया था कि मैं नाबार्ड में एक ऑफिसर बन के नौकरी करूं। मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं नहीं उस टाइम पे अप्लाई कर सका। उस टाइम पे नाबार्ड का नाम ARDC हुआ करता था, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो बाद में नाबार्ड बना। और मुझे इतना भगवान ने शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं नौकरी तो नहीं कर सका, लेकिन बोर्ड में एक बहुत रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर की तरह से मुझे वहाँ अपॉइंटमेंट हुआ। मैं 3 साल अभी तक, मार्च 13 तक इस बैंक के बोर्ड में था। मुझे मौका लगा इनकी सभी कमेटी का मेंबर बनने की। नाबार्ड के अलावा और भी कंपनियां हैं जिनके बोर्ड में हूं मैं। और मैंने एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का एक एग्ज़ाम है जो कंपलसरी हो गया है अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को देने के लिए, वो भी मैंने क्लियर किया क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट है। और बस जहाँ जहाँ मौका लगता है, एक बहुत अच्छा और काम जो आजकल मुझे करने का मौका मिला है, वो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ फंड्स हैं जो वेंचर फंड्स के जरिए IFCI की वेंचर फंड के थ्रू वो चैनलाइज हो रहे हैं। और मैं उस स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। मुझे जब वो प्रपोज़ल आते हैं उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, और जो अच्छे प्रपोज़ल होते हैं वो इस स्कीम का लाभ उठाते हैं। इसी तरह से मैं जहाँ कहीं मौका मिलता है, क्योंकि मैंने सोचा है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू लिव। सर, आपके समय में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। क्या सर पंतनगर आना वाज अ चांस, या सर कोई ख़ास कारण था पंतनगर आने का? प्लीज़ बताएं हमें। जब मैं 12th मैंने चंदौसी में, जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से किया। उसके बाद ये हुआ कि क्या करें आगे। तो मेरे साथी थे एक प्रदीप चौधरी जो मेरे साथ पढ़ते थे, उन्होंने पंतनगर में अपना एडमिशन लिया। मैंने उनसे थोड़ी प्रेरणा ली, मुझे मेरी फैमिली में डिस्कस किया, और मेरे ब्रदर, जो एल्डर ब्रदर सुनील बंसल जी हैं, वो मुझे लेकर पंतनगर गए। वहाँ पे हमारा बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था। वहाँ एडमिशन गया, मेरे नंबर करीब 50% थे उस टाइम के हिसाब से। 50% पंतनगर के लिए एडिक्वेट थे। मेरा एडमिशन हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था दोस्तों कि मैं एग्रीकल्चर पढ़ूंगा अपनी लाइफ में, लेकिन पंतनगर जाने के बाद मुझे लगा कि मेरा डिसीजन सही है, और शायद मैं उसी की पंतनगर की पढ़ाई के बाद जो भी अपना कैरियर प्रोग्रेशन कर सका, वो बहुत लाजवाब रास्ता था। सर, आपने इतने बड़े बड़े ओहदों को सुशोभित किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सर हर एक सेक्टर में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, MSME में। सर, यहाँ तक का जो आपका सफ़र रहा है, क्या सर कुछ आपके जीवन के खास इंसिडेंट थे, या कहाँ से सर इंस्पिरेशन जो आपको यहाँ तक लेकर आया? सर कुछ बताइए सर प्लीज। शिरीष, तुम्हारे क्वेश्चन का एक सिंपल सा रिप्लाई देना चाहूँगा। लाइफ इज नॉट ए ड्रेस रिहर्सल। व्हेन यू वांट सक्सेस, nobody will be able to stop you. Have fire in the belly, burning desire, killing instinct, and you can do that. Nobody can stop you. And you should be in the business of putting smile on the people's business, and that will bring a lot of success to you. वाह सर, क्या ख्याल दिया है। वाह। इंसान अपने कर्मों से बनता है, जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सर, इसको आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं? और सर, आपकी रियल लाइफ में क्या कोई ऐसा इंसिडेंट रहा है जिसने आपके जीवन को नई धारा दी हो? What I feel, the century belongs to the people who can deal with the people. And
don't laugh at people, laugh with the people. And one incident that comes to my mind that you are asking me is to, when I was promoted in Ahmedabad, in my AGM cadre, and a branch which was given to me was full of NPAs. NPAs means the accounts were bad accounts. Almost out of 100 crore business, about 75-80 crore business was a bad business. The cases were in the Wi-Fi, and I was not really good at it. And then one of my general manager, I was feeling I have been demoted. शिरीष, तुमने जो मुझे पूछा ये प्रश्न के जीवन में इस तरह के कठिन समय, और सच में ये कठिन समय था मेरे बैंक के लिए, मेरे लिए पर्सनली। तो मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ रुक जाऊँगा, इन्हीं में उलझ के रह जाऊँगा, तो शायद मेरी ज़िंदगी भी इसी में उलझ के रह जाती। मैंने कोशिश की, मैंने पूरा बाइफर एक्ट पढ़ा, लॉ पढ़ा, और मैं बाइफर बेंच में खुद गया दिल्ली में, अहमदाबाद से उन केसेस को प्रेजेंट करने के लिए। मुझे खुशी हुई कि चेयरमैन बाइफर ने जो ऑर्डर पास किए वो बैंक के फेवर में थे। मैंने कोई एडवोकेट नहीं किया, खुद मैंने बैंक के केसेस प्लीड किए और मुझे सफलता मिली, और उन केसेस के बाद मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। दूसरी बात मैंने ये की कि अगर मान लीजिए बिज़नेस 100 करोड़ रहता है और मेरा NPA अगर मान लीजिए कम हुआ, अमाउंट भी कम हुआ, मैंने कहा क्यों नहीं मैं 100 का ये 300 करोड़ कर दूं और मेरा NPA का परसेंटेज भी कम होगा। मैंने बहुत अच्छे उस एरिया की कोशिश करके अकाउंट्स लाया, बैंक में बिज़नेस बढ़ाया, और मुझे यकीन मानिए 15 महीने में जो मेरे कैरियर का सबसे छोटा समय था, मुझे नेक्स्ट प्रमोशन मिल गया बैंक ने। सो व्हाट आई फील इज द हार्ड वर्क इज रिवार्डेड एंड हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। देश का कल्चर एग्रीकल्चर, और सर एग्रीकल्चर में पंतनगर यूनिवर्सिटी वो तो अव्वल है। और सर हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं सर कि ये पंतनगर के कल्चर ने सर कैसे आपको मदद करी। सर क्या देखते हैं आप, क्या पाते हैं पंतनगर के कल्चर में, और सर किस तरह से उस कल्चर ने आपके ड्रीम्स को अचीव करने में कैसे इंस्पिरेशन दिया सर? शिरीष, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। उसका जवाब कहाँ से दूं? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। अभी 50 साल की जर्नी पूरी करने के बाद मुझे याद है कि जब मुझे पंतनगर में एक एलुमनाई प्रोग्राम हुआ अभी नवंबर 19 में, डॉक्टर दीपा कोऑर्डिनेटर थी उस एलुमनाई प्रोग्राम की, और डॉक्टर तेज प्रताप सिंह जो वाइस चांसलर हैं, उन लोगों ने मुझे इनवाइट भी किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो कह रहे हो देश का कल्चर एग्रीकल्चर, उसी देश के कल्चर एग्रीकल्चर के जरिए मुझे इन 50 साल की जर्नी को जीने के बाद बैंक पंतनगर यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया। मुझे आउटस्टैंडिंग एलुमनाई अवार्ड दिया। उस अवार्ड को मिलने के बाद मुझे सच में अंदर से बहुत खुशी हुई कि आज मेरा इंस्टीट्यूशन जहाँ मैं पढ़ा था 50 साल पहले, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, उस यूनिवर्सिटी में जाने के बाद अगर मुझे ये मौका मिले, शायद मैं नमन करूँगा पंतनगर को, अपने प्रोफेसर्स को, अपने गुरुओं को, अपने दोस्तों को, और अभी एग्जिस्टिंग सब पंतनगरियंस को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मुझे ये इतने रंगारंग कार्यक्रम को जब देखा तो अपने पुराने दिन याद आ गए। लेकिन जब मुझे वहाँ आकर जब मैंने देखा कि आज भी ये इंडिया की बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इसको खिताब हासिल है, तो मेरा मन और गर्व से बढ़ गया। और इस एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटी में आने से हम लोगों को जो वैल्यू मिली, जो नाम मिला, जिसकी वजह से हमारा पंतनगर की वजह से नौकरी मिली, और कुछ टाइम बाद चूँकि वहाँ पे जो हमने पढ़ा था और जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों का हुआ, हम लोगों के बहुत सारे क्वालिटी अंदर से आ गई। एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, जो कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक बोलने का तरीका, लोगों से बात करने का, पब्लिक स्पीकिंग, ऑरेटरी, ये सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ कल्चरल प्रोग्राम होता था तो आपके अंदर कुछ भी ट्रेड्स हो वो सब उभर के आते थे। और उसी के सीखने से हम लोग, जो पंतनगर की वजह से मैं बार बार पंतनगर का नाम ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे दिल से निकलती है ये आवाज़, और मैं पंतनगर को बार बार सलाम करूँ वो भी कम है मेरे लिए। तो मैं ज़रूर खुशगवार हूँ कि मैं पंतनगर में पढ़ाई करी, और मैंने जो कुछ भी हासिल किया मैं नमन करता हूँ पंतनगर को। सर जो हमारा ये शो है
ये 15 मुल्कों में सुना जा रहा है। और सर, आपके बैच के बहुत सारे लोग बड़े बड़े ओहदों में बहुत सारे देशों में भी होंगे, बहुत जगहों पर होंगे। सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं सर अपने बैचमेट्स को? सर बताएं। पंतनगर का 1970 बैच, हमारे बैचमेट्स सभी इकट्ठे हुए थे हम लोग बनारस में, और 50 साल सेलिब्रेट करने के लिए विद फैमिली। कुछ लोग अमेरिका से आए थे, कुछ इंडिया के थे, कुछ बाहर के थे। बहुत यादों को हम लोगों ने अपने जिया, और कुछ लोग तो बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुँचे हैं। कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट में हैं, कुछ अलग अलग जगह हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट वी प्राउडली से दैट आवर बैच इज़ द बेस्ट बैच। पंतनगर के जो हमारे दोस्त हैं, आज भी हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, चाहे डॉक्टर नरेंद्र सिंह हो, चाहे रमेश खेतान, टीपी सिंह, एक अजय भार्गव जो हमारे बहुत अजीज़ दोस्त होते थे, आज रिवंड्स के बहुत बड़े सफल व्यापारी हैं। और अमेरिका में हमारे जो रूममेट थे अशोक चौधरी हैं, और बहुत सारे, एक डॉक्टर रंजीत सिंह हैं जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, आज अफ्रीका में अलग अलग जगह पे है, राजीव अरोड़ा केनिया में है। सब जगह छाए हुए हैं, और अपने तरीके से जो बेस्ट हो सकता है वो आज भी दे रहे हैं सोसाइटी को। आइए आपको ले चलते हैं पंतनगर के उन सुनहरे दिनों में, और सर याद करिए उन पंतनगर के दिनों को, और सर कुछ डिस्क्राइब करिए कैसा था पंतनगर सर उस समय। 1970 जून जुलाई की बात है, जब मैं पंतनगर में बस से उतरा और गांधी भवन जो हॉस्टल था वहाँ गया। एक कहा जाता था, जो मैंने पंतनगर के प्रोस्पेक्टस में पढ़ा था, इट इज़ फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़, और तराई, और वहाँ से पहाड़ दिखते थे नैनीताल के, पोल्यूशन नहीं होता था, बहुत सुंदर दृश्य होता था, बारिश का समय था, और वहाँ का टेम्परेचर बाकी जगह के टेम्परेचर से ज़रूर कम रहता था, मौसम बहुत सुहाना था। और हॉस्टल की यादें तो बहुत बहुत लाजवाब यादें, क्योंकि खाना बहुत अच्छा, जो खाना हम लोग कभी घर में नहीं खा सकते थे, उतना अच्छा खाना हम लोगों ने वहाँ खाया था। और हमारे दोस्त अच्छे भी थे, थोड़े शैतान भी थे, और हम लोग मिलजुल कर सब अपना अच्छा समय बिताया पंतनगर में। उन दिनों मेल वेल तो होती नहीं थी, घर से चिट्ठी आती थी, पिताजी का पोस्ट कार्ड या लेटर, उसी का इंतज़ार रहता था कि कब वो चिट्ठी आए और हम लोग मिले। उसके अलावा कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होता था सीरीज, तो वो भी एक इंतज़ार रहता था। लंच के टाइम में जब आते थे हम लोग दौड़ के कि आज हमारी भी कोई चिट्ठी आई है, तो चिट्ठी का इंतज़ार रहता था। कुछ शैतानियाँ करते थे दोस्तों के साथ, और अगर नंबर अच्छे नहीं आते थोड़ा टेंशन भी होता था, लेकिन समय अच्छा बीता। लेकिन उससे पहले मैंने जब पढ़ाई में कर रहा था, तो मुझे कुछ यादें हैं पंतनगर की, हॉस्टल की। इतना अच्छा खाना, दोपहर को स्पेशली संडे का लंच, वहाँ पे जो स्पेशल बनता था मटर पुलाव और पूरी सब्जी, फ्रूट क्रीम, बहुत 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 अच्छा लगता था वो खाना। शायद आज भी खाने का मन करता है हमारा, लेकिन शायद हम वो चीज़, वो दिन दोबारा जीने के लिए फिर शायद पंतनगर जाना पड़े हमें। लेकिन वो यादें आज भी बहुत ताज़ा हैं मेरे दिल में। पंतनगर में एक बहुत अच्छा होता था, हर हफ्ते ऑडिटोरियम में एक एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर देखते थे, और इतनी पिक्चरें मैंने पंतनगर में देखी, शायद लाइफ में इतनी पिक्चरें नहीं देखी हूँ। और वो पिक्चरें देखने का एक अपना अलग मज़ा होता था। पिक्चर देख के आते थे और ऐसा लगता था शायद हम ही हीरो गए हों इस पिक्चर के। और उन दिनों तो एज भी एडोलेसेंट वाली थी, बहुत अच्छा लगता था, और यादें बन के रह जाती थी। दिन बीत जाते हैं, सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती हैं कहानी बनकर, पर दोस्त तो हमेशा दिल में करीब रहते हैं, कभी मुस्कान तो कभी आंखों का पानी बनकर। उन दिनों पंतनगर का ग्रेजुएट होना एक खास मायने रखता था, जो कहीं ना कहीं आज भी है। पंतनगर से ग्रेजुएट होने के बाद किस तरह से आपको दुनिया ने ट्रीट किया? बहुत अच्छी बात तो ये थी कि पंतनगर का एक नाम था, क्योंकि एक ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होती थी, उस टाइम पे स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं थी। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स थे, हमारे जितने बैचमेट्स थे, वो सब ऑल इंडिया से आते थे। नेपाल का बहुत बड़ा बैच था, कुछ विदेश के लोग थे, मलेशिया के एक दो स्टूडेंट्स होते थे। तो पंतनगर की रेपुटेशन इतनी हाई रेपुटेशन थी कि अगर, मुझे याद है कि मैंने जब ये मन बनाया कि मुझे नौकरी करनी है, मैंने एक हमारे
KPP नायर एक प्रोफेसर होते थे सॉइल साइंस की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने तुरंत एल्कली एंड केमिकल में बात की और उन्होंने मुझे बुला लिया दिल्ली कि आप आ जाइए। मतलब मुझे तो, हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया वहाँ, फिर उसके बाद जब यूनियन बैंक का नंबर आया तो मुझसे शायद दूसरा क्वेश्चन ही ये पूछा कि वी टेक यू विल यू जॉइन अस। ये मैं पहले भी मैं बताया है मैंने अपनी जर्नी में। लेकिन उस वक्त पंतनगर की रेपुटेशन इतनी अच्छी थी। क्यों थी अच्छी? क्योंकि हमारे जो पुराने सीनियर्स थे उन्होंने जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं उन्होंने अपना नाम रोशन किया और अच्छा काम किया। और हमारे आने वाले जो बैचमेट्स थे तो बार बार मैं पंतनगर के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, गुरु हैं, सीनियर्स हैं, उनको सलाम करूँगा इस बात के लिए। सपने और खुशी साइकिल के दो पहियों की तरह होते हैं। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए और अपने आप को सफलता की तरफ ले जाने के लिए ये दोनों बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज की इस न्यू जनरेशन को? सर, कुछ मार्गदर्शन करिए। खुश रहना तो आपको एक अपनी आदत बनानी होगी दोस्तों, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस तो हमेशा रहेंगे। और स्ट्रेस के साथ साथ अगर आपको 2 पल भी अच्छे जीने के लिए मिले, मस्ट सेलिब्रेट दोस moments of life. And when you're into business, after passing from Pantnagar, you should understand the drivers of profit in the business wherever you are working, and work for the pursuit of profit. This is a crux that any commercial organization wants today, because you will be part of the profit making team in the company. Whether you are in a bank or you are in a manufacturing company, you are a marketing man, whatever it is. And while digital, electronic, IT, they all play their vital role in the transformation of business, but never discount your competitor, and you have to beat competition, and you have to you should be part of the strategic decision making team. The world is now the global village. The world is shrinking, conflicting processes, and the window of change is open. So you have to be very good in developing your network, because if you are good in the network, you will be able to reach in the click of the button, and you will be able to get what you want. And there should not be any ambiguity in the life that confuses. And we don't discuss the difficult issues, and these difficult issues remain below the carpets. So you try to live so that there is no ambiguity in the life. You live happy moments as and when it comes, and try to take out some time for your family. That is more important than you, because if your family is happy, you are happy. Probably you will achieve so many things in life without struggling much. गुरु, क्या ख्याल आते हैं आपके मन में इस शब्द को सुनकर? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वेरियस स्टेजेस ऑफ माय लाइफ मुझे सपोर्ट किया। जब मैं पंतनगर में पढ़ता था तो एक डॉक्टर पंत होते थे जो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाते थे, अमेरिका से आए थे नए नए पढ़ के, उन्होंने प्रोफेसरशिप में, और उनकी बड़ी अच्छी धारणा थी कि इफ समबडी इज डूइंग वेल ही शुड बी गिवन गुड मार्क्स। और वो उनका असेसमेंट करने का एक बड़ा अजीब अलग सा तरीका रहता था, विच वॉज वेरी मेथोडिकल। और इसके अलावा डॉक्टर MC सक्सेना थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बहुत सिखाया। और पंतनगर से निकलने के बाद तो बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग मिले, और बैंकिंग इंडस्ट्री में जो डॉक्टर लीलाधर थे, मिस्टर लीलाधर जो बाद में डिप्टी गवर्नर बने, वो हमारे बैंक के चेयरमैन थे। मिस्टर MV नायर जो सिविल के चेयरमैन रहे, और मेरे जो एक गुरु थे मैं उनको बोलूँगा मिस्टर YP गुप्ता, जो जब मैं SSI MSME अहमदाबाद में कर रहा था, तो चूँकि वो नॉलेजेबल थे, एक्सपीरियंस थे, वो बहुत गाइड करते थे मुझे। और इस दौरान मुझे एक प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला, शिव खेड़ा, जो बहुत बड़े एक रिफॉर्मिस्ट मैं कहूँगा, who can sell everything। तो उन्होंने मुझे बहुत करीब से छुआ और उनके जरिए मैं बहुत कुछ सीख सका। उनका एक कहना होता था, बिलीव इन पैशन, स्ट्राइव फॉर सक्सेस एंड बी डिसिसिव, and last thing that he used to say is communicate with integrity, and I live to this.
स्पोर्ट्स हमें हौसला देते हैं, हमें जज्बेदार बनाते हैं जिंदगी में लड़ने के लिए, जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करने के लिए, और उस मंजिल को पाने का एक ज़ील पैदा कराता है स्पोर्ट्स। सर, आपके भी लाइफ में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर, कुछ ऐसी एक्टिविटीज रही होंगी जिन्होंने सर अपने पढ़ाई के दौर में आपने जिनको जिया होगा, कुछ बताइए सर हमारी ऑडियंस को। मैं ऐसे तो जब पंतनगर के कैंपस में था, वहाँ तो चूँकि खेलना कंपलसरी था, थोड़ा खेलने का शौक था। कैरम बोर्ड खेलना अच्छा लगता था मुझे, टेबल टेनिस खेलते थे, चाहे बहुत रात तक भी खेलते हो। स्ट्रेस ब्रेकर भी होता था वो, जब कभी मन करे कि रात को चले गए कॉमन रूम में खेल लिया। उसके अलावा मुझे दोस्तों के साथ वक्त बिताना, बातें करना अच्छा लगता था। और एक पंतनगर का जो कल्चरल इवेंट प्रोग्राम होता था, उसमें कुछ डांस वगैरह का प्रोग्राम भी होता था। उन दिनों नागा डांस एक ग्रुप होता था, फोक डांस, वो सब भी करने का कभी हम लोगों को भी हमारे ग्रुप के साथ मौका लगा। लेकिन बस मेरे ख्याल से सबके साथ मिलते जुलते, यही एक मुझे लगता है नेटवर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। और अगर आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और लोगों को मदद करते रहेंगे उनकी, इफ़ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू शुड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, पीपल विल लव यू। सर, आपको ले चलते हैं आज के इस एपिसोड के यक्ष प्रश्न पर। नेशन एंड देयर इकोनॉमी एंड रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड देयर रिसर्च बहुत व्यापक क्षेत्र है जिसमें सर अपनी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सर, आज के परिवेश में जब बहुत सारे चैलेंजेस से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी अनुसंधान गुजर रहा है, तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, अपने अनुभवों की पिटारे से कुछ ऐसा निकालिए ताकि हमारे पॉलिसी मेकर्स को उसका फायदा मिल सके। सर, कुछ प्रकाश डालिए इस पर। बड़ा क्रांतिकारी फैसला था भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे जिन्होंने एक वीट की एक ब्रीड तैयार की, हाइब्रिड वैरायटी थी, वीट की हाई यील्डिंग वैरायटी थी। और वहाँ से शुरुआत हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की। केवल आत्मनिर्भर होना भारत का एक उद्देश्य नहीं था कि हम बहुत सारा इंपोर्ट होता था ग्रेन, फूड ग्रेन, कि अब स्टेट अलग है, आज स्थिति है हम फूड ग्रेन में सरप्लस हैं। बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है जिसने सीड नए निकाले, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, प्लांट ब्रीडर्स हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हर पहलू को देखा कि अगर क्रॉप की यील्ड अच्छी होनी है तो क्या क्या होना है। और गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, पंतनगर ने बहुत वाइटल रोल प्ले किया, पंतनगर के साइंटिस्ट ने। और इसी तरह से बहुत सारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं जिन्हें अवार्ड मिला, रिवार्ड मिला। पंतनगर का नाम बहुत ऊंचा है और पंतनगर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, वेजिटेबल क्रॉप्स में नई वैरायटीज़ दी हैं और उनकी वजह से देश में तरक्की हुई है, क्रॉप्स की यील्ड भी बढ़ी हैं। जो एरिया सूटेबल एरिया है उसके लिए उन्होंने नए रिसर्च करके प्रोग्राम लाए हैं। अगर ईस्टर्न इंडिया का सॉइल सलाइन है तो उसको कैसे रिक्लेम करना है, उसके सॉल्यूशंस भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिले, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंट करके वो सलाइन जो मिट्टी थी, जो सलाइन मिट्टी थी, उसको दोबारा से प्रोडक्टिव सॉइल बनाया। और वो आज लहर लहा रही हैं वहाँ पे फसलें। लोगों ने, किसानों ने बहुत मेहनत की है उसके लिए। मैं उन सब किसानों को, उन सब मज़दूरों को भी सलाम करूँगा आज, जिन्होंने इस क्रांतिकारी फैसले में अपना योगदान दिया है। पंतनगर में बहुत पोटेंशियल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको दोबारा से स्टेट यूनिवर्सिटी के दायरे से निकालकर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शामिल करे, सपोर्ट करे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे। और सब कुछ वो पंतनगर में आज भी उतना ही दोबारा से एक, मतलब इट विल बी फ्यूल टू द इकोनॉमी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। वंस अगेन पंतनगर विल कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर इन द कंट्री। आई विश एंड प्रे। सपने तो बचपन के ही होते हैं और बचपन के सपने जीवन को बनाने में, जीवन को एक दिशा देने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो सर,
आपके भी कुछ बचपन के सपने रहे होंगे। शिरीष, मेरे दिमाग में कभी ऐसा ड्रीम तो नहीं आया कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, लेकिन हाँ, ये मेरी इच्छा ज़रूर थी कि मैं बड़ा होकर कुछ कामयाब बनूं। और मैं हिंदी मीडियम के स्कूल से पढ़ा था, तो मुझे सपना था कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अंग्रेजी की पढ़ाई लिखाई, लेकिन सारी ये छोटी छोटी बातें थी, क्रॉस करता रहा। जब बैंक में आ गया तो मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे कुछ ज़रूर ड्रीम, वन हैज़ टू ड्रीम बिग देन ओनली ही कैन अचीव। और मैंने भी सपना देखा था कि अगर मैं बैंक में इसी सफलता से बढ़ता रहा तो मुझे एक दिन हेड ऑफ द बैंक होना चाहिए। मैं बैंक का चेयरमैन तो नहीं बन सका, लेकिन मैं नंबर 2 पोजीशन, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन है, वो मैंने ज़रूर हासिल की पोस्ट। लेकिन मैं जब उस पोस्ट पे था, बड़ी जिम्मेदारी से मैंने अपना रोल निभाया। और उसके बाद मैं एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम केयर, उसका चेयरमैन बन गया। तो मैंने जो सपने देखे थे कि मैं अपने नाम के आगे कभी लिख सकूं चेयरमैन, तो वो मेरा सपना तो ज़रूर पूरा हुआ। लेकिन उसके अलावा ठीक है, ज़िंदगी में नाउ इज़ द टाइम व्हेन वॉट एवर यू हैव लर्न यू शुड pay back to the society, give back to the society, and my dream will be that whatever I know, if I can pass on to the people who need this advice, experience, wisdom, knowledge. किसी भी मुकाम को हासिल करने में उसके पीछे एक पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा होता है, जो उसको हमेशा इंस्पायर करता रहता है, जो उसको हमेशा एस्पिरेशन देता है। उस इंस्टीट्यूशन को हम परिवार के रूप में जानते हैं। तो उस परिवार के बारे में हम जानना चाहेंगे। ज़रूर खुशी से बताऊंगा कि 1980 में मेरी जब शादी हुई, मेरी वाइफ मेरे परिवार के साथ जुड़ी। उन्होंने बहुत जल्दी समझा कि अगर इस जर्नी में मुझे आगे ले जाना है तो मुझे, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर होता था, समय का कुछ पता नहीं होता था कहाँ पे कितना टाइम लगे, लेकिन बड़ा अच्छे से साथ दिया। और मेरे बड़े सन का बर्थ 82 में हुआ। अंशुल, जो आजकल अमेरिका में है, एप्पल में सीनियर साइंटिस्ट हैं वो। और छोटा लड़का जिसका बर्थ 1990 में हुआ, वो भी अमेरिका में है और वो भी एक वहाँ पे एक सफल आईटी इंजीनियर हैं। उन्होंने तो पढ़ाई भी अमेरिका से ही की 12वीं के बाद। और इन दोनों बच्चों ने मेरे अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में मेरी वाइफ के साथ सपोर्ट किया। मैं उनके साथ जितना समय कई बार नहीं भी दे पाता था, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि CIBA करना है तो CIBA के लिए क्या करना है, बैंक में अगर मुझे लेट हो गया हूँ तो। और मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, कभी ज़रूरत पड़ती थी तो मेरे फादर कि लास्ट स्टेज में उनकी किडनी फेल हो गई थी, वो उनको डायलिसिस के लिए खुद लेके जाती थी, घर से हॉस्पिटल में एडमिट कराती थी। मैं बैंक से उठ के हॉस्पिटल जाता था। मुझे याद है कि कुछ उन दिनों कठिन दौर में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं जो कुछ भी हूँ, मैं सक्सेस का क्रेडिट अपनी वाइफ को देना चाहूँगा। पिछले 2 साल पहले मेरी किडनी फेल हो गई, मैं डायलिसिस पे आ गया। और उसके बाद ये हुआ कि अब इस उम्र में क्या करना चाहिए, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। मेरे बहनों ही हैं, राजेश अग्रवाल जी, मेरी सिस्टर के हस्बैंड, उन्होंने किडनी दी और ट्रांसप्लांट हुआ। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है आज, लेकिन मेरी वाइफ वो 100% बड़ा बहुत ध्यान से मेटिकुलसली फॉलो करती हैं दवाइयों का शेड्यूल, खाने का शेड्यूल, और मुझे किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है मैं भी ध्यान रखता हूँ। लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरी बहन मंजू गुप्ता ने भी पंतनगर से 1983 में पढ़ाई करी और साइंटिस्ट हैं। वो आज बहुत बड़ी साइंटिस्ट है अमेरिका में, सैन डिएगो में। वो एक कंपनी में जॉब करती हैं जहाँ से मैन्युफैक्चर होती हैं दवाइयाँ, रिसर्च में है वो, और बहुत सफल साइंटिस्ट हैं। उनके हस्बैंड भी साइंटिस्ट हैं। तो पंतनगर ने हमारे परिवार में 2 बड़े साइंटिस्ट, मैं अपने आप को साइंटिस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, वी आर 2 सक्सेसफुल पीपल इन द लाइफ इन आवर फैमिली फ्रॉम पंतनगर। आज के इस 12वें एपिसोड से एक नई शुरुआत होने जा रही है। आज से हम जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट होंगे, उनके पसंदीदा गाने को सारे लिसनर्स को सुनवाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के हमारे गेस्ट श्री अनिल बंसल जी से कि सर, आप अपने पसंदीदा गाने से हमारे लिसनर्स को रूबरू कराइए, ताकि हमारी जो टीम है, नितिन, अक्षय और गौरव की, वो उस गाने को बजाकर आज के इस प्रोग्राम को यादगार बनाए।
मेरे ख्याल से मेरे जहन में तो कोई गाना नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी गाना आप बजाएंगे वो मेरे मन का गाना होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ आपने ऐसा भी सोचा। मैं ज़रूर आपसे उम्मीद करूँगा आप बहुत बढ़िया सा गाना सुनाएं जो दिल खुश हो जाए सुनकर। सर, मेरा नाम है अक्षय और आज मैं आपके लिए एक बॉलीवुड की बहुत ही यादगार धुन बजाना चाहूँगा जिसका नाम है तेरे जैसा यार कहाँ। बहुत सुपर म्यूजिक। चलते चलते सर, आपका आशीर्वाद हमारे ऑडियंसेस को और हमारे स्टार्स ऑफ पंतनगर की टीम को ऐसा मिले कि उनके दिलों में हमेशा रोशनी बरकरार रहे और आज की ये शाम हमेशा के लिए यादगार हो जाए। मैं चाहूँगा मेरे साथी जो पंतनगर से इस वक्त हैं, पढ़ रहे हैं या डिफरेंट अपने लाइफ के वेरियस स्टेजेस में हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहें और उनको कोशिश करें अपना जीवन जितना सरल हो सके, क्योंकि जीवन में सरलता होना, हम्बल होना बहुत बड़ी बात है। अपना लोगों के साथ व्यवहार कुशल रहें, पॉजिटिव रहें, उनको हेल्प करें आगे बढ़ने के लिए और पोस्टपोन नहीं करें अपनी प्रॉब्लम्स को। दे शुड फेस व्हेन इट कम्स टू देम एंड दे शुड बी वेरी प्राउड दैट दे आर product of Pantnagar, and if they are not the product of the Pantnagar, from wherever they have studied or they have done their graduation or whatever, they should look up. And if you dream high, you will succeed, your dreams will come true. And मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा शिरीष तुम्हारे थ्रू और इस रेडियो के कार्यक्रम के थ्रू कि आप सबको बहुत बहुत सफलता मिले और आपकी लाइफ की जर्नी अच्छी हो और खुशनुमा हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, जय हिंद। सर, मैं स्टार्स ऑफ पंतनगर के सारे ऑडियंसेस की तरफ से और अपनी स्टार्स ऑफ पंतनगर की टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने इस बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम को दिया। We thank our title sponsor, Indoin Business Group, for making this podcast possible. दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आज के हमारे गेस्ट थे श्री अनिल बंसल जी और ये बताते हुए में बड़ा ही हर्ष महसूस हो रहा है कि हमारा ये प्रोग्राम दुनिया के 15 अलग अलग देशों में सुना जा रहा है और आपके प्यार से, आपके सहयोग से हम लगातार नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। तकरीबन 50 से 55 हजार लिसनर्स हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद स्टार्स ऑफ पंतनगर एंड कीप शाइनिंग। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट starsofpantnagar.com पर और हमारे ईमेल आईडी starsofpantnagar@gmail.com पर। सो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर शिरीष गौतम साइनिंग ऑफ और मैं आपसे अगले हफ्ते मिलता हूं एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। टिल देन, कीप शाइनिंग।